आज की ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का पुनः मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी देख पा रहे हो, आज की क्लास में हम विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में अध्ययन करेंगे और मरुस्थलों के बारे में जो विश्वविद्यालय परीक्षाएं होती हैं उसमें जो पहला भौतिक भूगोल का ज़्यादातर जो पेपर चलता है उसमें एक प्रश्न आता है अनिवार्य प्रश्न, और उसमें अनिवार्य प्रश्न में आपके हर साल लगभग एक मरुस्थल जरूर पूछा जाता है। तो विश्वविद्यालय परीक्षाओं की दृष्टि से भी हमारी क्लास बड़ी उपयोगी है। इसके साथ साथ जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी मरुस्थल जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में एसएससी, रेलवे, आपके विभिन्न लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं, लगभग सभी परीक्षाओं में मरुस्थल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, आपको मरुस्थल टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि कई बार मरुस्थल उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होते हैं या उनको हम उष्ण मरुस्थल कहते हैं। कुछ मरुस्थल शीतोष्ण की श्रेणी में आते हैं और कुछ शीत की श्रेणी में आते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन को समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले यूनानी जो विद्वान थे उनके द्वारा संपूर्ण ग्लोब को 3 कटिबंधों में विभाजित किया गया था, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। फिर उसके बाद हम मरुस्थल जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। सामान्यतः मरुस्थल का मतलब हम ये समझते हैं कि रेतीला कोई भाग, उसी को मरुस्थल कहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मरुस्थल का मतलब होता है ऐसा कोई क्षेत्र जो विपरीत पर्यावरणीय दशाओं वाला हो। शीत भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है। अगर कोई बर्फीला क्षेत्र है तो वो भी बर्फीला मरुस्थल कहलाएगा। कुछ क्षेत्र आपके उष्णकटिबंधीय होते हैं जो गर्म मरुस्थल कहलाते हैं, और कुछ शीतोष्ण होते हैं जिनको मध्य अक्षांशीय मरुस्थल भी कहते हैं। यहाँ पर आज की क्लास में हम जो बात करेंगे ज्यादातर वो आपके उष्ण मरुस्थल एवं शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यूनानी विद्वानों द्वारा जो एक क्लासिफिकेशन है कटिबंध के बारे में वो मैं बताना चाहूंगा। देखिए, ये जो रेखा है इसको कहते हैं हम भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं इसको? भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा है, इसको इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं, इसको भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा के भी नाम से जानते हैं। तो इससे ऊपर का जो भाग है वो आपका उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिण का भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध है। यूनानी विद्वानों ने सबसे पहले संपूर्ण ग्लोब को मुख्य रूप से 3 कटिबंधों में विभाजित किया था। उसमें सबसे पहला था उष्ण कटिबंध। अब देखिए, यहां पर हम देख रहे हैं ये आपके उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा, और दक्षिण की तरफ की जो रेखा है ये भी 23.5 डिग्री का अनुसरण करती है, इसको बोलते हैं हम मकर रेखा। अब देखिए, यूनानियों ने यह कहा था कि ये जो क्षेत्र है ये होगा आपका उष्णकटिबंध। क्या होगा? तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये निम्न अक्षांशीय क्षेत्र है जो इसकी उत्तरी सीमा कर्क रेखा बनाती है और दक्षिणी सीमा मकर रेखा बनाती है। ये यूनानियों का क्लासिफिकेशन, लेकिन इसको थोड़ा सा यदि हम इसको सामान्यतः इसको माने तो लगभग 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक का क्षेत्र और लगभग 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य का क्षेत्र वो कहलाता है आपका उष्णकटिबंध। इसके बाद दूसरा कटिबंध है, इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। अब इसके बाद इस रेखा के ऊपर एक रेखा है, ये आपके 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का अनुसरण करती है, इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। देखिए, आर्कटिक इस वजह से कहते हैं कि आपको पता होगा कि उत्तर में आर्कटिक महासागर है, और इसी प्रकार से दक्षिण में 66.5 डिग्री जो रेखा है जो 66.5 डिग्री का अनुसरण करती है इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं?
अंटार्कटिक वृत्त। अब दोनों गोलार्धों में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त उत्तरी गोलार्ध में, और मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त, इसके बीच का जो क्षेत्र है इसको कहेंगे हम शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंध। ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो पहला हुआ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र। इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र ये कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और नीचे वाला 23.5 डिग्री जो जिसको मकर रेखा कहेंगे उसके और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य का क्षेत्र ये भी कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंध। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा कटिबंध है, उसको कहेंगे हम शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। इसके बाद जो ये जो क्षेत्र है बचा हुआ इसको कहेंगे हम, ये हो गया आपका उष्ण कटिबंधीय, ये हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय, और ये हो गया तीसरा वाला आपका शीत कटिबंधीय क्षेत्र। तो इस तरीके से संपूर्ण ग्लोब को यूनानी दार्शनिकों ने मुख्य रूप से 3 कटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित किया। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, आपके कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को हम निम्न अक्षांशीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। इसी के साथ साथ जो उसके उत्तर और दक्षिण का जो क्षेत्र है वो सामान्यतः 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के मध्य का क्षेत्र, दोनों गोलार्धों में, उसको कहेंगे हम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और आपके 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच का क्षेत्र, दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, इसको सामान्यतः हम कहेंगे शीत कटिबंधीय क्षेत्र। अब देखिए आप, भूगोल एक ऐसा विषय है, इसमें प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो काफी व्यापक होता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि आपने एग्जामिनेशन हॉल में आप जब प्रश्न किया आपने तो आपको कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हो तो आपको लगता है कि मैं गलत कर गया, जबकि इस प्रश्न को सही कर सकता था। इसका एक रीजन है कि भूगोल में प्रश्न पूछने के तरीके बहुत ज्यादा हैं, इसलिए कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो यदि आपको पता रहेंगे तो आप उस प्रश्न को अच्छे से कर पाओगे, प्रश्न चाहे किसी भी तरीके से पूछा जाए। यहां पर ये उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और आपका शीत कटिबंध जो बता रहा हूं, ये न केवल मरुस्थलों के संबंध में लागू होता है, बल्कि जैसे आपने देखा हो कई बार फसलों के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सी उष्ण कटिबंधीय फसल है, कौन सी शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसी प्रकार से कई बार घास के मैदान आपने पढ़े होंगे, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो ये सभी चीजें इस बात पर निर्भर करती हैं कि आपको मानचित्र की व्यवहारिक नॉलेज कितनी है। तो ग्लोब के आधार पर आप लोगों को क्या करना है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, इसके बारे में आपको व्यवहारिक नॉलेज पता होना चाहिए। अब इसके आधार पर आपको ये देखना, देखिए ये जो क्षेत्र बीच का कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में यदि कोई मरुस्थल होगा तो वो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होगा। इसके बाद यदि 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री दोनों गोलार्धों में बीच में कोई मरुस्थल होगा तो वो सामान्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होगा। और उसके बाद जो ध्रुवों के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर आपके शीत मरुस्थल या आपके बर्फीले मरुस्थल कहते हैं उनको। तो आपको ये मरुस्थल पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि कौन सा उष्ण कटिबंध है, कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है और कौन सा आपका शीत कटिबंधीय मरुस्थल है। यहां पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, ध्यान रखना, 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री दोनों, उत्तर की रेखा कर्क रेखा और दक्षिण की रेखा मकर रेखा, ये एक यूनानी द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन है। सामान्यतः हम 30 डिग्री तक का जो क्षेत्र है दोनों गोलार्धों में, भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण का क्षेत्र को उष्ण कटिबंध मानते हैं। अगर कोई मरुस्थल भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री और 30 डिग्री के मध्य में है तो वो उष्ण कटिबंध की श्रेणी में आएगा। तो इस तरीके से ये आपको पता होना चाहिए। आप चाहो तो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो कि 3 कटिबंध हुए आपका, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और आपका शीत कटिबंधीय क्षेत्र। इसके बाद हम आगे मरुस्थलों के बारे में बात करेंगे। देखिए मरुस्थलों को हम पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मरुस्थल आपका उष्ण कटिबंधीय हो सकता है, शीतोष्ण कटिबंधीय हो सकता है, बर्फीला भी हो सकता है, लेकिन हमारी क्लास में आज हम मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों की बात करेंगे। अब जो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हैं उनको हम महाद्वीपों के हिसाब से पढ़ेंगे कि कौन से महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल हैं। आपके विश्वविद्यालय परीक्षाओं में कोई ना कोई मरुस्थल पूछा जाता है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में कोई ना कोई मरुस्थल पूछा जाता है, इस तरीके से। अब यहां पर हम
देखिए मैं कुछ मरुस्थलों की आपको इमेज दिखा रहा हूं। देखिए ये आपका एक तरीके से रेतीला मरुस्थल है, ये आपका अलग कंडीशन दिखाई दे रही है, ये भी एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। इस रूप में भी मरुस्थल हो सकता है, इस रूप में भी मरुस्थल हो सकता है। मरुस्थल वस्तुतः वीरान कंडीशन होती है, चाहे आपके वनस्पति के मामले में, वर्षा के मामले में, जीवन यापन के मामले में, रहन सहन के मामले में, जहां पर विपरीत भौगोलिक परिस्थितियां पाई जाती हैं वो आपका मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है। यहां पर हम पूरा विश्व का मानचित्र आप देख पा रहे हो, इसकी दृष्टि से हम मरुस्थलों के बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले ये जो पूरा आपके 7 महाद्वीप दिखा रखे हैं इसमें, और आपको बीच में कुछ महासागरीय क्षेत्र भी हैं। यहां पर सबसे पहले मैं आपको एशिया जो महाद्वीप है उसके मरुस्थलों के बारे में बात करेंगे। ये आप सामने देख पा रहे हो, एशिया महाद्वीप है ये वाला। तो इसमें जो मरुस्थल है उसमें सबसे पहले मैं दिखा रहा हूं आपको एशिया महाद्वीप के मरुस्थलों में सबसे पहला लिख रहे हैं हम गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल। देखिए गोबी जो शब्द है वस्तुतः मंगोलियन भाषा का शब्द है, और ये जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से आपका ये क्षेत्र है, और ये का जो विस्तार है वो आपका एक तो मंगोलिया प्लस चीन। मंगोलिया एवं चीन में ये गोबी मरुस्थल आपके आता है, और ये एक तरीके से शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, आपको ये ध्यान रखना है। जैसा कि आप देख रहे हो ये आपका 30 डिग्री से इसकी लोकेशन है वो 30 डिग्री से ऊपर है, तो इस वजह से ये कैसा मरुस्थल हुआ, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। तो एशिया का पहला मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। अब हम दूसरा मरुस्थल बात करेंगे तकला मकान। ये भी एक मरुस्थल है, और तकला मकान जो मरुस्थल है वो मुख्यतः आपके इसका विस्तार ये भी आपके चीन में है। देखिए तकला मकान मरुस्थल के पूर्व में पामीर की गांठ है, उत्तर में तारेब बेसिन आता है, और दक्षिण में इसका जो क्षेत्र है वो आपका कुल्लून पर्वत श्रेणी है, उसके बीच में ये तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। तो ये भी आपको एशिया का मरुस्थल है तकला मकान। तो एशिया महाद्वीप के मरुस्थलों में सबसे पहले आप नोट करिए गोबी मरुस्थल, नंबर 2 तकला मकान मरुस्थल, ये आपका तकला मकान। तीसरा है काराकुम मरुस्थल। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में काराकुम मरुस्थल आता है, तो ये आपके एक तरीके से काराकुम मरुस्थल। पहला ये आपका गोबी मरुस्थल, नंबर 2 तकला मकान, नंबर 3 काराकुम। देखिए गोबी मरुस्थल के बारे में बताऊंगा कि चीन और मंगोलिया की सीमा पर है, ज्यादातर हिस्सा इसका मंगोलिया में आता है। लेकिन क्या होता है चीन की तरफ जो हवाएं चलती हैं तो कई बार चीन में एक लोयस मिट्टी का मैदानी क्षेत्र है, तो लोयस का जो निर्माण हुआ है वो मंगोलिया गोबी मरुस्थल से लाई गई रेत से हुआ है, जिसकी वजह से वहां का जो लोयस मैदान है उसकी रेत के कणों का आकार थोड़ा सा पीला है। अब देखिए रेत के कणों का आकार पीला होने की वजह से इस क्षेत्र से एक नदी निकलती है, उसका नाम है हंगो नदी। क्या नाम है? हंगो नदी। जब हंगो नदी बहती है तो हंगो नदी अपने साथ इस मिट्टी को जब लेके जाती है तो मिट्टी की वजह से नदी का रंग थोड़ा सा पीला हो जाता है, तो इस वजह से हंगो नदी को येलो नदी भी कहा जाता है, येलो नदी या पीली नदी। इसके बाद ये हंगो नदी जो गिरती है वो आपकी गिरती है प्रशांत महासागर में, और जो जलीय भाग है जिसमें गिरती है उसको कहते हैं हम पीला सागर। तो देखिए नदी का नाम रेत के कणों की वजह से हंगो नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है, जिस सागरीय भाग में जिस जलीय भाग में गिरती है उसको पीला सागर के नाम से जानते हैं। एक चीज और है, ये नदी प्राकृतिक तटबंध तोड़ने के लिए प्रसिद्ध है। वस्तुतः जब आपकी नदी बहती है तो अपने साथ दोनों तरफ प्राकृतिक तटबंध बना देती है, और कई बार बाढ़ के समय वो प्राकृतिक तटबंध टूट जाते हैं, जिसकी वजह से ये हंगो नदी या पीली नदी चीन का शोक भी कहलाती है। तो ये आपके मरुस्थल हुए, पहला गोबी मरुस्थल एशिया का मुख्यतः मंगोलिया और चीन में अवस्थित है। उसके बाद तकला मकान मरुस्थल चीन में, काराकोरम मरुस्थल उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में,
इसके बाद एक मरुस्थल है ये, जो आप जानते होंगे, नंबर 4, इसका नाम है थार। एशिया का मरुस्थल ये हुआ आपका थार मरुस्थल। थार मरुस्थल का 85% भाग तो आता है भारत में और लगभग 15% भाग आता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में थार जो डेजर्ट है उसको चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। तो थार जो मरुस्थल है ये एक तरीके से भारत में और पाकिस्तान में दोनों देशों में इसका विस्तार है। ज्यादातर हिस्सा भारत में आता है और थोड़ा सा लगभग 15% के आसपास पाकिस्तान में आता है। पाकिस्तान में थार मरुस्थल को चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। देखिए थार मरुस्थल में आप लिख लेना, 1-2 पॉइंट लिखा रहा हूं। थार मरुस्थल विश्व का एक ऐसा मरुस्थल है जो लगभग सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व रखता है। अगर मरुस्थलों की हम बात करें, चाहे सहारा डेजर्ट की बात करें, चाहे आटाकामा डेजर्ट की बात करें, चाहे हम एक तरीके से आपके नाबे मरुस्थल की बात करें, चाहे कालाहारी डेजर्ट की बात करें, लगभग सबकी तुलना में थार जो मरुस्थलीय क्षेत्र है इसमें जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। एक बात। दूसरी बात, जैव विविधता की दृष्टि से भी ये तुलनात्मक रूप से उनकी अपेक्षा अधिक जैव विविधता रखता है। वैसे तो सामान्यतः मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं वो जैव विविधता में बहुत निर्धन होते हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से और मरुस्थल की तुलना में थार के मरुस्थल में जैव विविधता अधिक है। तो ये आपके 4 मरुस्थल हुए आपके। उसके बाद एक जो बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र है इसको बोलते हैं हम नंबर 5 अरब मरुस्थल। अरब मरुस्थल। अरब जो प्रायद्वीप है आप देख रहे हो, अरब मरुस्थल के पश्चिम में लाल सागर है, पूरब में ये आपके फारस की खाड़ी है और दक्षिणी जो भाग है यहां पर ये अरब सागर का भाग आता है। तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये आपका अरब मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, अरब डेजर्ट। इस अरब मरुस्थलीय जो क्षेत्र है इसमें भी कई नाम है आपके। अरब मरुस्थल में अगर हम देखें तो सऊदी अरब है, इसमें रब अल खाली, नफूद, तो ये आपके रब अल खाली ये सऊदी अरब में है, नफूद सऊदी अरब में। उसके बाद है दस्ते कबीर, दस्ते लुत, ये दोनों आपके ईरान में हैं, ईरान में, और ये दोनों हैं सऊदी अरब। तो इस तरीके से ये आपके मुख्यतः सामान्यतः एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल हैं। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में आता है, टकला मकान मरुस्थल चीन में, काराकोरम मरुस्थल उज्बेकिस्तान और मुख्यतः कजाकिस्तान। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में, और अरब मरुस्थल है वो कई देशों में विस्तृत है, जो मुख्यतः अरब जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है यहां पर ये आपका अरब का मरुस्थल है। तो ये आपके एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल हैं, तो इनको आपको देखना है। उसके बाद अब बात करेंगे हम अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थलों की। अफ्रीका, देखिए ये पूरा जो महाद्वीप है ये वाला, ये पूरा आप देख पा रहे हो अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर है, इसके बाद पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, पूरब में हिंद महासागर है, और अफ्रीका महाद्वीप के पूरब में ये जो द्वीप है इसका नाम है मेडागास्कर। क्या नाम है? मेडागास्कर। एक बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था कि मेडागास्कर द्वीप समूह सामान्यतः किस महासागर में स्थित है, तो उसमें हिंद महासागर था, अटलांटिक महासागर था, प्रशांत महासागर था। तो एक सामान्य सा है जिसको अगर महासागरों की और मानचित्र की नॉलेज है तो ये आपका हिंद महासागर का एक द्वीप है मेडागास्कर। तो ये आपका अफ्रीका है। तो अफ्रीका का सबसे महत्वपूर्ण जो मरुस्थल है उसका नाम है सहारा। सहारा जो शब्द है
वो अरबी भाषा के सहरा शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल जो क्षेत्र है वो आपका ये क्षेत्र है, ये पूरा आपका सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र है। नंबर 1 जो सहारा मरुस्थल है, इसके भी जो कई भाग हैं जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जिसमें नूबियन, ये भी मरुस्थलीय भाग अफ्रीका का है, चेच, लीबियन, नूबियन, चेच, लीबियन, ये सभी सहारा मरुस्थल के हिस्से हैं। तो ये सहारा मरुस्थल के बारे में पहला फैक्ट तो याद रखना कि विश्व का सबसे बड़ा आपका मरुस्थल है। यदि शीत मरुस्थलों को शामिल करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा ने होकर के आपके अंटार्कटिका जो मरुस्थल है वो होगा। दूसरा मरुस्थल ठंडाई मरुस्थल है, वो है आपका आर्कटिक मरुस्थल, और तीसरा आता है सहारा मरुस्थल। लेकिन उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल में विश्व का सबसे जो गर्म स्थान है अल जजिया, वो आपका इसी सहारा मरुस्थल में स्थित है, जो 1912 से लेकर के 2022 तक विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल माना जाता था। लेकिन 2000 थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेना आप। उन्नीस सौ 22 से 2012 तक ये आपका ये जो मरुस्थलीय भाग है, ये सहारा मरुस्थल में विश्व का सबसे गर्म स्थान था। लेकिन 2012 में जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो डेथ वैली है, वहाँ का एक क्षेत्र है, वो सबसे ज़्यादा गर्म रिकॉर्ड किया गया। तो उसके बाद सहारा मरुस्थल के बाद दूसरा जो मरुस्थल है उसका नाम है कालाहारी। अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल। देखिए कालाहारी मरुस्थल आपका एक तरीके से यहाँ पर है, और मुख्य जो देश आता है इसका वो आता है इसमें बोत्सवाना। बोत्सवाना देश में मुख्य रूप से कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है, और इसमें एक जनजाति निवास करती है, उसका नाम है बुशमैन। बुशमैन जो जनजाति है वो कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। तो बोत्सवाना देश है और आपका बुशमैन जनजाति यहाँ पर निवास करती है। देखिए एक हमने एशिया में एक मरुस्थल पढ़ा था, अरब मरुस्थल। यहाँ की एक जनजाति है, उसको कहते हैं बद्दू। बद्दू मुख्यतः खानाबदोश, यायावर या घुमंतु जीवन यापन व्यतीत करते हैं। और ये बुशमैन है, ये कालाहारी मरुस्थल की एक जनजाति है। जो यहाँ का एक जीव है शुतुरमुर्ग। तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसको पानी भरने के पात्र के रूप में बुशमैन लोग हैं जो उपयोग में लाते हैं। तीसरा मरुस्थल है अफ्रीका का नामिब मरुस्थल। नामिब मरुस्थल ये है आपका नामीबिया। ये नामीबिया देश में। तो अभी तक हमने यहां पर एशिया जो महाद्वीप है उसके मरुस्थल और आपका अफ्रीका के मरुस्थल। देखिए ये जो अटलांटिक तट के पास है ये आपका नामिब मरुस्थल है, ये है आपका नामिब मरुस्थल। और ये नंबर 2 जो है ये है आपका कालाहारी मरुस्थल। तो ये हुए आपके अफ्रीका के मरुस्थल। 3 मरुस्थल है अफ्रीका में। सहारा डेजर्ट जिसके उपविभाग हैं या उसके क्षेत्र कह सकते हैं, नूबियन, चेच, लीबियन मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल जो बोत्सवाना देश में मुख्य है, और ये आपका बुशमैन यहाँ की मुख्य जनजाति है। नामिब मरुस्थल अटलांटिक तट के पास है जो नामीबिया देश में विस्तार है। एक चीज और देखिए, ये नामिब मरुस्थल है, ये एक तरीके से इसका जो तटवर्ती भाग है वो बहुत सारे कंकालों के लिए, बहुत सारे
कबाड़े के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिसमें आपके व्हेल के कंकाल देखे जाते हैं, या फिर बहुत सारे जहाज़ों के मलबे या उनके पार्ट्स हैं जो आपके काफ़ी जंग खाए हुए, उसके रूप में ये नामी मरुस्थल जाना जाता है, जो अटलांटिक के तट के साथ साथ इसका विस्तार है। तो ये आपके एशिया और अफ्रीका के मरुस्थलों की बात हुई। अब हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल कौन कौन से हैं, ये आप देख रहे हो। ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप देख पा रहे हो। इसके पूरब में अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है, और इसका जो दक्षिणी जो भाग है ये आपका मैक्सिको की खाड़ी कहलाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मरुस्थल है वो देखेंगे, वो है, उसका नाम है नंबर 1 मोजावे। क्या नाम है? मोजावे मरुस्थल। ये सभी मरुस्थल हम जो पढ़ रहे हैं ये लगभग आपके विश्वविद्यालय परीक्षाओं में एक ना एक मरुस्थल लगभग हर साल आता है। आप पुराने सालों के प्रश्न पत्र उठा के देखना, उसमें एक मरुस्थल पूछा जाता है, आपको मार्क करना है बस। तो मोजावे मरुस्थल है, और इसकी जो लोकेशन है मोजावे की, ये आपके ये मोजावे मरुस्थल मुख्य रूप से कैलिफोर्निया, दक्षिणी ऊँटा राज्य, एरिजोना, तो इन राज्यों में मोजावे मरुस्थल विस्तृत है। तो ये आपका उत्तरी अमेरिका का प्रमुख मरुस्थल है। दूसरा मरुस्थल आता है उत्तरी अमेरिका का, उसका नाम है सोनोरन। सोनोरन मरुस्थल। सोनोरन मरुस्थल आपका एक तरीके से ये आपका सोनोरन मरुस्थल है, और इसका विस्तार मुख्य रूप से कैलिफोर्निया, ये भी कैलिफोर्निया में है थोड़ा बहुत विस्तार, और मैक्सिको, मैक्सिको जो देश है उसमें सोनोरन मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। तो मोजावे और सोनोरन ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 2 मरुस्थल हैं। मैक्सिको जो है इसमें एक चिहुआ हुआ एक क्षेत्र है, तो वो भी कई बार इस मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, मुख्य रूप से मोजावे और सोनोरन मरुस्थल। तो अभी तक हमें एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका। अब आते हैं हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में। दक्षिणी अमेरिका, देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप ये आप सामने देख रहे हो। इसके पूरब में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में इसके प्रशांत महासागर, और एक मध्य अमेरिकी क्षेत्र से जुड़ा हुआ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। इसमें 2 महाद्वीप, 2 आपके मरुस्थल है मुख्य रूप से। एक तो ये है और एक है ये। इसमें पहला जो मरुस्थलीय क्षेत्र है ये वाला, इसको बोलते हैं हम आटाकामा। आटाकामा मरुस्थल। और नंबर 2 पे ये जो आता है इसको बोलते हैं हम पैटागोनिया। पैटागोनिया मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल मुख्य रूप से चिली देश में विस्तृत है। चिली के साथ साथ थोड़ा सा हिस्सा इसका पेरू में भी आता है, तो इसमें हम लिखेंगे चिली एवं पेरू। और ये आता है आपका मुख्य रूप से अर्जेंटीना। तो आटाकामा और पैटागोनिया ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 2 मरुस्थल हैं। पैटागोनिया जो मरुस्थल है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है।
तो ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। गोबी शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, तो ये शीतोष्ण, जबकि ये उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। जो आटाकामा मरुस्थल है, इसके बारे में ध्यान रखना, ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। देखिए, उष्णता का संबंध तो गर्मी से या टेम्परेचर से, और शुष्कता का संबंध है वो होता है आपका, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। कई जगह ऐसी हैं कई सालों तक एक बूंद नहीं गिरती, ऐसा मरुस्थल है आटाकामा मरुस्थल। तो विश्व का शुष्कतम मरुस्थल यदि कभी पूछा जाए तो उसमें आटाकामा आएगा। तो आटाकामा और पैटागोनिया दोनों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थल हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया मरुस्थलों की। ऑस्ट्रेलिया का ये जो क्षेत्र है, इसको हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में आप नोट करना कि ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी और जो मध्य जो भाग है वो पूरा ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ये जो पूरा क्षेत्र है, ये बहुत सारे इसमें मरुस्थल हैं, उनके नाम मैं बता रहा हूं। तो ये पूरा ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल है। सबसे पहला लिखिए ऑस्ट्रेलिया मरुस्थलों में ग्रेट विक्टोरिया, क्या नाम है? ग्रेट विक्टोरिया। नंबर 2 ग्रेट सैंडी। ये सभी, ये जो भाग है पश्चिमी और मध्य ऑस्ट्रेलिया का, इसमें बहुत सारे मरुस्थल अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी। नंबर 3 गिब्सन। नंबर 4 सिम्पसन। नंबर 5 तनामी, ये भी मरुस्थल का नाम है। नंबर 6 स्टुअर्ट, स्टोनी। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, तनामी, स्टुअर्ट, स्टोनी, ये पूरा जो क्षेत्र है, जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम का भाग का जो क्षेत्र है, मध्य ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो भाग है, वो संपूर्ण क्षेत्र मरुस्थलों के रूप में विख्यात है। और इसमें ये कई नाम से मरुस्थल विस्तृत हैं। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, तनामी, स्टुअर्ट और स्टोनी। इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने मुख्य रूप से विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में पढ़ा। इनकी लोकेशंस आप प्रैक्टिस करें, एटलस में देखें और खाली मानचित्र के द्वारा इनको भर के प्रैक्टिस करें। अब देखिए, दोबारा मैं आपको समरी थोड़ा सा बता रहा हूं। हमने सबसे पहले जो प्रमुख मरुस्थलों में सबसे पहले एशियाई मरुस्थलों के बारे में बात की। एशिया जो महाद्वीप है आप देख पा रहे हो, इसमें सबसे पहले गोबी मरुस्थल, ये शीतोष्ण मरुस्थल है, ध्यान रखना, ये आपका शीतोष्ण है। मैंने आपको बताया था कि उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, उसमें यदि अवस्थिति के आधार पर मरुस्थलों को उष्ण, शीतोष्ण या शीत मरुस्थल के रूप में जानते हैं। तो क्योंकि गोबी आपका 30 डिग्री अक्षांश से ऊपर स्थित है, इस वजह से वो शीतोष्ण की श्रेणी में आएगा। इसके बाद तकला मकान मरुस्थल, ये आपका चीन में है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल काराकोरम मरुस्थल, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। थार डेजर्ट है भारत और पाकिस्तान में, ये भी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। और अरब मरुस्थल, जिस तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र पूरा मरुस्थल है, उसी प्रकार से जो अरब प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है, ये पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, जिसमें एक यायावर जनजाति या एक तरीके से घुमंतू जनजाति या कह सकते हैं खानाबदोश जनजाति बद्दू आपके रहते हैं या आपके विचरण करते हैं। और ये अरब मरुस्थल कई नामों से जाना जाता है। रबब खाली, नफूद, ये सऊदी अरब में कहते हैं इसको, दस्ते कबीर, दस्ते लोत, ये ईरान में कहते हैं। तो ये आपके एशिया महाद्वीप के मरुस्थल है। इसी प्रकार से हमने अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थलों के बारे में बात की। अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थलों में सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे गर्म मरुस्थल है। और इस मरुस्थल के कई उपविभाग हैं, नूबियन, लीबियन, चेंच, ये इसी के भाग हैं सहारा डेजर्ट के। उसके बाद कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना देश है दक्षिण अफ्रीका में, और यहाँ पर बुशमैन जनजाति निवास करती है। और नामी मरुस्थल ये नामीबिया में अवस्थित है। ये आपके अफ्रीका के 3 मरुस्थल हैं, सहारा, कालाहारी और नामीब। इसके बाद हमने बात की उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थलों की। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मुख्यतः मोजावे और आपके सोनोरन मरुस्थल हैं। मोजावे कैलिफोर्निया, दक्षिण ऊटा राज्य, एरिजोना, इन राज्यों का हिस्सा संभाले हुए हैं। और मोजावे मरुस्थल उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का महत्वपूर्ण मरुस्थल है। सोनोरन मरुस्थल कैलिफोर्निया, मेक्सिको,
में विस्तृत है। और फिर हमने बात की दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थलों की। इसमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आटाकामा मरुस्थल चिली और पेरू में आता है, और पैटागोनिया मरुस्थल आपके अर्जेंटीना का मरुस्थलीय भाग है। इसके बाद हमने बात की ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी जो क्षेत्र है, पश्चिमी मध्य क्षेत्र है, पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसमें अनेक मरुस्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, तनामी, स्टुअर्ट, स्टोनी, ये सभी ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थलों के नाम हैं। अब देखिए, एक बात आप लोगों को दिखाई दे रही है कि इसमें से एक ऐसा महाद्वीप भी है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है। यूरोप जो महाद्वीप है उसमें किसी भी प्रकार का कोई मरुस्थल नहीं है। ध्यान रखना, कभी कोई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे कि निम्न में से कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल विस्तृत नहीं है, तो यूरोप महाद्वीप में कोई मरुस्थल नहीं है। बाकी के लगभग सभी महाद्वीपों में मरुस्थल हैं, जैसे सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इस प्रकार से ये मरुस्थलों की क्लास में आज हमने मरुस्थलों के बारे में नाम और मरुस्थलीय जो भाग हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग प्रैक्टिस के द्वारा ज्ञान वर्धन करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।